हम लोग पढ़ते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी याद रखना हमेशा 3 कंडीशंस की वजह से होती है। जब भी हम लोगों को सेल इंजरी, फॉर एग्जांपल सेल इंजरी हो रही है, किसी सेल में इंजरी हो रही है, उसमें जब हम लोग को 3 किस्म के चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वाकई ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। ठीक है, वो 3 चेंजेस कौन से होते हैं? एक ये कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि उसका जो मेम्ब्रेन मतलब जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हो गई, ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन्स हो गई, उनके फंक्शंस लॉस होना शुरू हो जाएंगे, सेल की मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लास्ट जो हम लोग को उसमें नज़र आ सकता है वो ये है कि जब भी डीएनए लॉस हो जाता है या क्रोमेटिन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है तो तब हम लोग कहते हैं कि वाकई ये जो है ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। ठीक है, और इसके बाद एक्चुअली सेल डेथ होनी होती है। अब जो सेल डेथ होती है ना, वो 2 तरह की चीज़ों से होती है, मतलब वो 2 तरीके से होती है सेल डेथ। एक हमारी नेक्रोसिस के थ्रू सेल डेथ होती है और एक एपोप्टोसिस के थ्रू। अब इनको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और इस चैप्टर में है भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस। बस सेल इंजरी में आप लोगों ने अच्छा ठीक है, अब बस हम लोग थोड़ी बहुत इनके बारे में पढ़ते हैं। नेक्रोसिस जो होती है ये क्या होती है? ये एकदम से जब सेल डेथ होना शुरू हो जाती है तो उसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। वो कोई रेगुलेटेड नहीं होती, उसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब वो रेगुलेटेड नहीं होती, वो एकदम से होती है। और याद रखने वाली बात यह है कि नेक्रोसिस में सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी नहीं होती, मेंटेन नहीं होती, और सेल मेम्ब्रेन क्योंकि जब वो रप्चर हो जाती है तो उसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम्स बाहर लीक आउट होते हैं और वो आसपास की चीज़ों को भी आसपास वाले सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी इंड्यूस करते हैं। तो वो नेक्रोसिस में होते हैं। लेकिन एपोप्टोसिस में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं एक्चुअली, और वो सेल का मैटर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता, सेल लीक आउट नहीं होता, सेल की मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस में इसका मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो एपोप्टोसिस में और दूसरी बात कि एपोप्टोसिस रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, इसको बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी इसे रेगुलेट करते हैं और हम लोग थेराप्यूटिकली भी इसको रेगुलेट कर सकते हैं एपोप्टोसिस को। ठीक है, और दूसरी बात, नेक्रोसिस हमेशा 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 पैथोलॉजिक होता है। ठीक है, लेकिन एपोप्टोसिस जो होता है वो पैथोलॉजिक भी हो सकता है, वो फिजियोलॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिक होता है क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। एपोप्टोसिस में कभी भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती और सेल स्वेलिंग होती है नेक्रोसिस में, लेकिन एपोप्टोसिस में असल में सेल इस तरह करके सुकड़ जाता है, श्रिंकेज होती है, उसमें कोई वो स्वेलिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है, अब मैं अगर नेक्रोसिस के आप लोगों को एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर इस्कीमिया हो गया किसी भी पार्ट का, तो वहाँ के जो सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी एकदम से, वो नेक्रोसिस के थ्रू होगी। गैंग्रीन में भी नेक्रोसिस होता है। ठीक है, लेकिन एपोप्टोसिस की अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल, तो एपोप्टोसिस में जैसे कि हमारा कोई नॉर्मल प्रोसेस होता है, जैसे कि जब जो फीटस होता है उसकी ये जो फिंगर्स होती हैं, ये असल में इस तरह डिजिट्स उसके जुड़े हुए होते हैं, तो उनके इनके जो दरमियान वाले सेल्स होते हैं इनमें एपोप्टोसिस होती है और ये अलग होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारी जो ये वाले जो स्किन सेल्स हो गए या जो भी एक्सफोलिएशन होती रहती है और अल्टीमेटली ये ग्रो करते रहते हैं, मतलब नीचे रीन्यू होती है ये वाली लेयर, तो वो भी एपोप्टोसिस के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो क्योंकि वो रेगुलेटेड प्रोसेस है, वो एकदम से नहीं होता, वो एक नॉर्मल कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि जब एपोप्टोसिस में तब होगी जब सेल का डीएनए लॉस हो जाएगा या सेल की प्रोटीन्स में कोई म्यूटेशन आना शुरू हो जाएगी, तो तब सेल खुद ब खुद अपनी एपोप्टोसिस करेगा। ठीक है, वो हम लोग नियोप्लेजिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन से कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है, P53 वगैरह। ठीक है, अच्छा अब सीधी सी बात ये है कि